Hello, friends. Welcome to all of you on this Unacademy platform. आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम समीर आत्मज मिश्र है। आपके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की मेरी क्लासेस हो रही हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पिछले कुछ समय से हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू किए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो प्री कम मेंस के लिए है। हमने एंशंट हिस्ट्री को शुरू किया और एंशंट हिस्ट्री में भी हम कुछ टॉपिक्स इसके पढ़ चुके हैं। उसके आगे से हम लोग अपना पढ़ेंगे। एंशंट इंडिया में हमने अभी तक देखा कि हमने जो प्री हिस्टोरिक एरा है उसको और तमाम तरह की, उसके बाद फिर कैसे कैसे यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स बसती हैं, यानी ग्रामीण बस्तियाँ बसती हैं, उनकी अपनी सबकी एक अलग कल्चर होती है, लेकिन उनमें आपस में भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। देन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैल्कोलिथिक एज भी उसको कहते हैं, यानी वो ब्रॉन्ज एज भी उसको कहते हैं। कैल्कोलिथिक एज के बाद जो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं कि अब जो मेटल इस्तेमाल में हो रहा है, कॉपर और टिन से बना हुआ मेटल ब्रॉन्ज इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जिस जगह पर, जिस प्लेस पर जहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी फैली हुई थी, वहाँ ऑल कॉपर और टिन की सप्लाई ठीक ठाक क्वांटिटी में होती थी, तो ये लोग उस चीज़ से ब्रॉन्ज बनाने की टेक्निक जानते थे और उसका इस्तेमाल इन लोगों ने तमाम चीज़ों में किया है। आइडल्स बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने में और कई सारी चीज़ों में। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाती है, अचानक से वो ध्वस्त हो जाती है। जो हमें तमाम एविडेंसेस मिले हैं वो बिल्कुल अपने पीक स्टेज के मिले हुए हैं, चरम स्थिति में, जब वो विकास की अपनी चरम अवस्था में थे। बाद के कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे ये लगता है कि ये जो डिक्लाइन फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये उससे संबंधित होंगे या उस फेज को इन्होंने फेस किया होगा। उसके बाद आती है जो करीब 1500 बीसी से लेकर के और 500 बीसी तक चलती है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सभ्यता, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि कंप्लीटली हमको आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ पर जो एक रिटन एविडेंस होता है, टेक्स्ट होता है, वो नहीं है। जो टेक्स्ट मिला भी है, जो कुछ वहाँ की स्क्रिप्ट मिली है, जो कुछ वहाँ की लिपियाँ मिली हैं, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसके आधार पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई असेसमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए। पूरा का पूरा असेसमेंट जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, जो कुछ भी वहाँ आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिल रही हैं, इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, वहाँ आइडॉल्स मिल रहे हैं, वहाँ तमाम इमारतें मिल रही हैं, वहाँ ग्रेनरी मिल रही है। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर एक बहुत खूबसूरत और एडवांस किस्म की टाउन प्लानिंग मिल रही है। इन सब चीज़ों के आधार पर उस सिविलाइजेशन कि इसके समय की जो कल्चर है, उसका टाइम पीरियड है, उन सब चीज़ों का इतिहास लिखा गया है। वैदिक सिविलाइजेशन में यहाँ का एकदम कंप्लीटली उसके उलट है। इस सिविलाइजेशन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सारा का सारा लिटरेचर पर डिपेंडेंट है, वैदिक लिटरेचर पर डिपेंडेंट है। वैदिक लिटरेचर की अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी के आधार पर ये पूरी इस सभ्यता की कहानी, इस सभ्यता का इतिहास वैदिक सिविलाइजेशन का लिखा गया है। इंडस से वैली सिविलाइजेशन से वैदिक सिविलाइजेशन के बीच का जो एक कॉन्टिन्यूटी है, कनेक्टिविटी है, उन दोनों की समानताओं को देखने के बाद ये पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई होगी, उसके बाद फिर से एक रूरल, ये वैदिक सिविलाइजेशन आप देखेंगे कि ये रूरल सिविलाइजेशन में, जबकि वो क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन। तो देखते हैं कि एक बहुत ही विकसित अर्बन सिविलाइजेशन या नगरीय सभ्यता खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर से नई सभ्यता की शुरुआत होती है, वो भी अर्बन, माफ कीजिएगा, रूरल तरीके से, ग्रामीण बस्तियों के जरिए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हमारी सभ्यताएं शुरू हो रही। ये भी कहा जाता है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नष्ट हुई है, उसको नष्ट करने के पीछे भी वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़े लोग हैं। ये एक थ्योरी है, लेकिन कंप्लीटली जो
एविडेंसेस हैं वो पूरी तरह से उसको फुलफिल, इस आइडियोलॉजी को एकदम पुख्ता नहीं करते हैं, उसको फुलफिल नहीं करते हैं कि उसकी जो भी वजह हैं केवल यही वजह रही होगी। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि तमाम वजहों में से एक ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल आज हम लोग इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन। कैसे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, एक तो क्या खूबियाँ थी, उन खूबियों के बारे में हमें पता कैसे है, उसके बाद वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, यानी उसके उस पूरी कल्चर को जानने की हम कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी कुछ था या नहीं था, या ये भी एक कह लीजिए कि वो यायावर संस्कृति ही थी। इन सब मुद्दों पर, इन सब टॉपिक्स पर, इन सब बिंदुओं पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशंस होती हैं, चूंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन जो लाइव क्लासेस होती हैं ज़्यादातर लाइव क्लासेस ही अक्सर होती हैं, उनका शेड्यूल, उनका टॉपिक, उनकी टाइमिंग, वो सारी चीज़ें मेरे इस अनअकैडमी पर, मेरा जो ये टेलीग्राम आईडी है, इस पर अवेलेबल रहती हैं। आप इसको फॉलो कर लीजिए, इस टेलीग्राम आईडी को, और अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि वहाँ भी जो क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो वैदिक सिविलाइजेशन में इसके जो मेन कर्ता धर्ता हैं वो हैं आर्यंस हैं। इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, या यहाँ की जो सभ्यता थी, वो आर्यन सभ्यता भी इसको कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कि इस सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो अपने को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, या इंग्लिश में अगर कहें तो नोबल, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति। यानी वो अब एक सुपीरियॉरिटी की भावना उनके अंदर थी, जिसको दूसरे को भी वो देखते थे, वो क्या कहते थे, ये लोग अनार्य हैं, यानी ये श्रेष्ठ नहीं है, हमसे नीचे है, हमारा दर्जा इनके ऊपर, इन सब के ऊपर है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, यानी अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए कि शायद उनके पास ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसको उन्होंने, जो अनार्य थे, जब आए यहाँ पर भारत में, यहाँ पे जो लोग उस समय रहते थे, जो लोकल लोग थे, शायद उन लोगों के अंदर इन्होंने ऐसी चीज़ें या ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बातें वो शायद ना देखी हों। और जैसा कि कहा जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए, इस मान्यता पे ज़्यादा लोग यकीन करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं या हिस्टोरियंस हैं। और भी कई चीज़ें हैं कि यार ये कहाँ से आए थे, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो उनकी जो बनावट थी, उनका जो फिजिक था, बॉडी स्ट्रक्चर था, बॉडी लैंग्वेज थी, डेफिनेटली वो थोड़ी सी यहाँ के लोकल लोगों से अलग रही हो। उस आधार पे भी ये अपने को श्रेष्ठ कहते रहे हों, बट ये अपने को श्रेष्ठ कहते थे, आर्य कहते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, और संस्कृत भाषा का इन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। हालांकि जो संस्कृत ये बोलते थे उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है, और ये वैदिक संस्कृत जो आज बोली जाती है संस्कृत, उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसी वैदिक संस्कृत से ये संस्कृत भाषा हमारी निकली हुई है, आई हुई है। 1500 बीसी से लेकर के 600 या 500 बीसी तक, यानी जब यहाँ पर बड़े जनपदों का निर्माण नहीं हो जाता है सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, तब तक इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। एक पीरियड को इसको कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड। इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता के बारे में सारी जानकारी मिलती है। और जो दूसरा है उसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी जो बाद के वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो तीनों वेद ऋग्वेद के बाद के हैं, और वो इस दौर के, यानी करीब 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को वो दिखाते हैं, वहाँ उनके बारे में जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल जानकारी इन ग्रंथों में बहुत कम है, लेकिन सोशल कल्चरल इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि किस तरह का रहन सहन इस युग के, इस सभ्यता के लोगों का रहा होगा। यही वो पीरियड भी है जो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसमें आयरन की खोज होती है, लोहे की खोज होती है, इसीलिए इसको आयरन एज भी कहते हैं। हालांकि आयरन के का जिक्र अयस नाम से ऋग्वेद में भी है, और ये कहा जाता है कि ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों को भी आयरन के बारे में पता था। तो कंप्लीटली जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसको आर्यन एज भी कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। जैसे
ब्रॉन्ज एज किसको कहते हैं? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय 1400 BC, ये यही कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के विघटन के बाद या उसके खत्म होने के बाद आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। The Vedas were composed in this period and this gives this age the name। वेदों का इसी पीरियड में वेद लिखे गए या वेद रचे गए, क्योंकि वेदों के बारे में इनको कहा जाता है कि ये श्रुत परंपरा से, वेद किसी ने लिखा नहीं, लोग इसकी ऋचाएं लोग बोलते थे, उसको लोग सुनते गए। भाषा तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वैदिक पीरियड में किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिली। यानी ये लोग बोलना तो जानते थे, लिखना जानते थे, कविता बनाना जानते थे, श्लोक बनाना जानते थे, लेकिन उसको लिखना नहीं जानते थे। स्क्रिप्ट बाद में जब डेवलप हुई होगी, तब इन लोगों ने जो सुने हुए श्लोकों की परंपरा चली आ रही थी, उसको लिखने का काम किया होगा। द वेदास आर आल्सो द मेन सोर्स, और इन्हीं वेदों के आधार पर ही वेद ही इस पूरे एरा के, इस पूरे टाइम पीरियड के जो मुख्य सोर्स है, जो इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, वो वेद ही हैं और वेद से जुड़े हुए कुछ दूसरे ग्रंथ। बाकी इनके समय का या इस टाइम पीरियड के बारे में किसी दूसरे सोर्स से, हिस्टोरिकल सोर्स और जो भी होते हैं, आर्कियोलॉजी है, कुछ और भी है, और न्यूमिस्मेटिक, ये सारी चीज़ें वैदिक पीरियड में कुछ भी नहीं मिलती। जो कुछ भी है हमारे पास सोर्स, इस वैदिक ग्रंथ ही है, और इन्हीं के आधार पर इस पूरे कालखंड का इतिहास लिखा गया है। ये बता ही दिया मैंने आपको कि ये जो सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन, ये दो पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। एक है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड इसको कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड ये माना जाता है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, हिंदी में उसको उत्तर वैदिक पीरियड काल कहते हैं, और ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। इन्हीं पर हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। और एक चीज़ आपको फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो ये अनअकैडमी के ऐप्स हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स हैं, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो इसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइव क्लासेस के हों, चाहे स्पेशल कोर्सेज के हों, चाहे उसके दूसरे क्विज और टेस्ट के सेशन हों, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए, चीज़ों तक आपकी एक्सेस, आपकी पहुंच हो जाती है। डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस ऑर्गेनाइज होते रहते हैं हर टाइम पे, वो आप इवेल्युएट अपने को कर सकते हैं, आपको फीडबैक भी मिलता है उसका। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तमाम एजुकेटर्स, जो देश के बड़े एजुकेटर्स, जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को कैसे आसान भाषा में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उस तरीके से डिज़ाइन किया है। अपनी क्लासेस में ये लोग इन चीज़ों को बताते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आप इन सारे लोगों की क्लासेस तक आपकी एक्सेस हो जाती है, वहाँ आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कई सारे कोर्सेज अलग अलग एजुकेटर्स ने बना रखे हैं। पॉलिटी में आपको इस समय 32 कोर्सेज मिलेंगे, बाद में आप बढ़ भी जाएंगे। इनमें से जहाँ आपकी जो आप चाहते हो, क्योंकि कई बार होता है कि कोई एजुकेटर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, बहुत अच्छी उसकी कह लीजिए कि रैंकिंग हो, मार्किंग हो, सब कुछ हो, बहुत सारे टॉपर्स उसको रिकमेंड करते हो, लेकिन कई बार ये होता है कि वो आपके वो समझ में ना आ रहा हो। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे कई एजुकेटर्स का एक पूरा पूल है, जो लोग अलग अलग टॉपिक्स में, हर टॉपिक में कई एजुकेटर, वो लोग यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, और आपको जिनकी बातें, जिनकी क्लासेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ये आपकी चॉइस पे है, आप उसको अटेंड करिए। एक सब्सक्रिप्शन पे ही आप सबकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिस्ट्री में आपको 30 कोर्सेज मिलेंगे, पॉलिटी में 32 मिलेंगे। तमाम जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनमें ढेरों कोर्सेज हैं। जो ऑप्शन आप चूज करना चाहें, यहाँ आपको ये भी बताया जाएगा कि ऑप्शन चूज करने के लिए आप क्या क्राइटेरिया अपनाइए, किस तरीके से आप ऑप्शन चूज करिए, कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर मार्क्स दे सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है, रैंकिंग आपकी निर्धारित कर सकता है। इस तरह की भी गाइडेंस और आपको जो असिस्टेंस है वो यहाँ मिलती है।
कई सब में, और आंसर राइटिंग कोर्सेज भी यहाँ पे चलाए जाते हैं। स्पेशली आप ये कोर्स होता है कि कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। आपके पास मटेरियल है, फैक्ट्स है, एनालिसिस है, फिर भी एक बेहतर तरीके से जब आप उसको लिखते हैं तभी बहुत अच्छा उसका नंबर आप पाते हैं। तो वो सब चीज़ें आप कैसे करें ये यहाँ पर आपको मिलेगा। सब ये कई सारे यहाँ पे, ये कई छोटे ड्यूरेशन के भी, लॉन्ग ड्यूरेशन के भी कोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं आप उनको आ, उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक आप एक तो ड्यूरेशन लंबा रहेगा तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, जो भी आप क्लासेस करेंगे उसके लिए भी टाइम मिलेगा। हो सकता है आप क्वालिटी में 2 एजुकेटर की क्लास कर सकें, हिस्ट्री में 2 एजुकेटर की क्लास कर सकें। हैं तो बहुत सारी, लेकिन सबकी तो क्लास आप करेंगे नहीं। जो आपको उनमें सबसे अच्छे लगते हो, और अगर 2 क्लास आप कर रहे हैं तो चीज़ें आपकी थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा। दूसरे ये है कि आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा। ये मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि जितना ज़रूरी क्लास यहाँ पे करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ स्टडी मायने रखती है। अल्टीमेटली वही आपको फ़ायदा देगी, वही आपके लिए जो है वो सिलेक्शन दिलाएगी। सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। आप सारे दिन क्लासेस करते रहिए, सेल्फ स्टडी ना करिए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तभी आप ये भी देख पाएंगे कि क्या आपको पढ़ाया गया है, और फिर आप दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं उसको, वो एक तो वो रिवाइज हो जाएगा। दूसरे आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हो पढ़ाते वक्त। हालांकि ऐसी कोशिश होती है कि पूरा वो पढ़ाने, जो भी एजुकेटर है वो सारी चीज़ें टू दी पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये भी तो है, एजुकेटर जितनी चीज़ पढ़ाया सारी चीज़ आपको तुरंत याद नहीं हो जाएगी। जब आप बुक में उसको एक बार फिर पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपकी पुख्ता हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, परसिस्टेंस हो जाएगी, परसिस्टेंट हो जाएगी। तो आपके पास एक मौका रहेगा सेल्फ स्टडी का भी, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन आप इसका लेते हैं। तो या तो आप 12 मंथ्स का कम से कम लीजिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है, इस बार आप नहीं अपियर हो रहे हैं अगली बार, तो फिर आप 24 मंथ्स का भी ये जो कोर्स है इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 2 तरीके के हैं, आइकॉनिक है, प्लस है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की एक सुविधा जो अनअकैडमी ने दी है, बहुत ही बेहतरीन दी है। इसमें यह है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हुए भी ऑफलाइन जैसी फील ले सकते हैं। अपने एजुकेटर से आप उनसे पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं। एजुकेटर जो भी होंगे वो आपको पर्सनली टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, आपके जो डाउट्स होंगे क्लियर कराएंगे। इसके अलावा जो कुछ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या कुछ आपने लिख करके दिखाया है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी वो चेक कर लेंगे और फीडबैक देंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना इम्प्रूवमेंट आपको और करना चाहिए, ये सब चीज़ें, यानी एक पर्सनल कोचिंग जो होती है उसका फ़ायदा लेंगे। बाकी डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस तो होती ही है, स्टडी प्लानर के साथ, और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है, ये आपको प्लस में भी मिलेगा, आइकॉनिक में भी मिलेगा। बट पर्सनल कोचिंग और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, फीडबैक, ये सब आपको केवल आइकॉनिक कोर्स में ही अवेलेबल होंगे। तो जिसमें भी आप सब्सक्रिप्शन लें, चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या फिर वो प्लस हो, या चाहे आप शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स में एडमिशन लें, या फिर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, SM123। इस कोड के इस्तेमाल से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ अदर बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, SM123। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करिए, जिससे कि पूरा फ़ायदा इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स का आप उठा सकें। जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की जब बात कर रहे थे यहाँ, तो एक अर्ली वैदिक हमने बताया कि 2 पार्ट में हम उसको बांट करके करते हैं। एक है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, और दूसरा क्या है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन पीरियड जो है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC के आसपास तक का वो माना जाता है। इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं।
और इस समय का पूरा जो इतिहास है वो हमको इस किताब से मिलता है, जिसको कहते हैं हम ऋग्वेद। और अभी जो शुरुआत में मैं चर्चा कर रहा था कि आर्य कहाँ से आए, यानी व्हाट वाज द ओरिजिनल होमलैंड, वेयर वाज द ओरिजिनल होमलैंड, ये आर्यंस के कहाँ आए। कई सारे ओपिनियंस इसके बारे में हैं और कई चीज़ें, ये मैं यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अन एकेडमी के का आपका आईडी क्या है, तो वो ये है, अन एकेडमी पर जो मेरा टेलीग्राम आईडी है उसका लिंक यही है, और इस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको रेगुलर क्लासेस, जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप भी मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस टेलीग्राम आईडी के ज़रिए। सेंट्रल एशिया, पहला जो ओपिनियन है वो ये है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसके बैक्टीरिया से आए थे, और कैस्पियन सागर जो है का इलाका जो है सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में, वहीं के आसपास आर्यों की मूल प्रजाति जो ट्राइब है, इनको एक ट्राइब्स कहा गया, ये लोग वहीं बसते रहे होंगे, और वहां से इन लोगों ने कई जगह मूव किया। वहीं से ये यूरोप भी गए, वहीं से ये इंडिया भी आए, वहीं से कुछ और जगहों पे भी, अफ्रीका वगैरह में भी गए। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको इंडो आर्यन भारोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं। कहा जाता है कि जो इंडिया में संस्कृत है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसका इंडियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस, इनकी ओरिजिन एक तरीके से ही हुई है, एक जैसी हुई है। वो कॉन्सेप्ट है, वो भी एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, और वही सबसे ज़्यादा पुष्ट करती है इस ओपिनियन को कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए हैं। इस ओपिनियन को सबसे पहले मैक्स मुलर ने दिया था, और जेजी रीड जैसे दूसरे हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने भी इस पर अपनी कंसेंट दी है, स्वीकृति दी है। वो भी यही मानते हैं कि ये आर्य कहाँ से आए होंगे, सेंट्रल एशिया से आए होंगे। दूसरा एक बहुत ही अलग तरीके का ओपिनियन है, जिसको बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक को, और होम रूल लीग लेकर के आए थे वो, हम लोग अच्छी तरह से उनको कई बार पढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में उनका। उन्होंने, वो भी बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे और बहुत कई किताबें वगैरह भी लिखी, अखबार न्यूज़पेपर निकालते ही थे, मैगजीन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने ये ओपिनियन दिया कि आर्यों का जो मूल निवास था वो आर्कटिक रीजन था, जो है। एक किताब भी उन्होंने लिखी और उस किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये कई बार ये पूछा भी जाता है, आप याद रखे रहिएगा इसको। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, इस किताब को लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है और जो वेदों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और उन्होंने एक नारा दिया था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास जो है वो तिब्बत है, और इस बात का उल्लेख उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, जो वेदों पर उनकी लिखी हुई एक किताब है, उसमें उन्होंने उसको मेंशन किया हुआ है। कुछ यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, जैसे जाइल्स हैं, इन्होंने कहा कि इनकी ओरिजिन यूरोप में है, डेन्यूब नदी घाटी पर आर्यों का कहीं है जो इनका ओरिजिनल प्लेस है या होमलैंड है। पेंका नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने जर्मनी में इनका होमलैंड बताया है, इनकी ओरिजिन वहां से बताई है। तो इस तरह के कई सारे ओपिनियन हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ओपिनियन है वो ये है कि ये सेंट्रल एशिया में बैक्टीरिया से आए हुए हैं, और उसके बारे में वही अभी तक माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत ओपिनियन है, दमदार ओपिनियन है, जिसको फेवर करने के लिए सबसे पुख्ता एविडेंस है, वो ये है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स मुलर ने। आर्यन जब आए यहाँ पे तो उन्होंने सबसे पहले सप्त सिंधु एरिया में, सप्त सैंधव का जिक्र आता है, सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का इलाका,
उन 7 नदियों के आसपास इन्होंने अपनी सबसे पहले बस्तियां बनाई। इन नदियों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है और कई बार ये पूछा जाता है कि इनके पुराने नाम क्या थे और नए नाम क्या थे। तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि इन नदियों का पुराना नाम और नया नाम। जैसे जो 7 नदियां हैं, ये भी पूछा जाता है कि 7 नदियों में या सप्त सैंधव में कौन आता था, कौन नहीं आता था। ये भी आप याद रखे रहिएगा। इन 7 नदियों में एक थी सिंधु, जिसको इंडस, आज भी हिंदी में उसको सिंधु ही कहते हैं। दूसरी नदी थी विपाशा। ये सारे ऋग्वैदिक नाम हैं और जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो आज के समय में जो कंटेम्प्रेरी प्रचलित नाम है वो है। तो सिंधु नदी का तो सिंधु नाम ही है, इंग्लिश में उसको इंडस कहते हैं, वो अलग बात है। विपाशा कहते थे ब्यास नदी को, आजकल ब्यास नदी जो है। वितस्ता ऋग्वेद में है, ये झेलम नदी को कहते थे। परुष्णी कहते थे रावी नदी को। अस्किनी कहते थे चिनाब नदी को। शतुद्री कहते थे सतलज को। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक नदी थी वो थी सरस्वती। सुरसती का जिक्र आता है लेकिन वो सरस्वती नदी ही थी, कह सकते हैं कि ये उसका अपभ्रंश रहा होगा। इन 7 नदियों के बारे में और इनका जो पुराना नाम और नया नाम है उनके बारे में आप जरूर जान लीजिएगा कि यही 7 नदियां थीं जिनके किनारे आर्यों ने अपनी सबसे पहले बस्तियां बनाई। और इन्हीं 7 नदियों को मिला करके ऋग्वेद में सप्त सैंधव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत बोलते थे ये और एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा थी। आर्य अपनों को नोबल या बहुत ही श्रेष्ठ कहते थे, ये हम लोग जान ही चुके हैं। और जो इन्होंने शुरुआती दौर में इंडस वैली के आसपास जो अपनी बस्तियां बनाई, इन सारी नदियों के किनारे जो बस्तियां बनाई, वो सब रूरल बस्तियां थी। और धीरे धीरे बाद में वो नगरीय व्यवस्था उनके अंदर आई होगी, लेकिन ऋग्वेद काल में भी और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में भी वो रूरल बस्तियां ही रही। यानी इनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से जो थी वो रूरल थी। और इसके जस्ट पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लाइफ स्टाइल थी वो क्या थी, वो पूरी अर्बन थी, यानी शहरी थी। ये माना जाता है कि जो जब यहाँ आर्य आए कैसे होंगे, तो आर्य खैबर दर्रा जो है, जो अफगानिस्तान के पास पड़ता है, वहाँ उसको पास करके उसी दर्रे से ये लोग यहाँ पर इंडिया में आए होंगे। ये भी हमने देखा था कि कुछ कोटदीजी और कुछ जगहों पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमको बहुत सारे क्या मिलते हैं, वहाँ घोड़ों के अवशेष मिलते हैं। ये कहा जाता है कि ये घोड़ों के अवशेष इन्हीं के होंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे। और जो घोड़ों के अवशेष दिखते हैं वो घोड़े आर्यों के द्वारा ही वहाँ पे लाए गए होंगे। आर्य वहाँ से आए होंगे, उन्होंने इन पर हमला किया होगा। बाद में इनके घोड़े और आर्य लोग भी उस हमले में मरे होंगे। उन घोड़ों के अस्थिपंजर और स्केलेटन्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। अब पहले ये खैबर पास से जब आते हैं और ये सप्त सैंधव एरिया में ये बस जाते हैं, तो धीरे धीरे ये पूरे भारत की ओर ये माइग्रेशन करने लगते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं और इनकी बस्तियां ये अपने सेटलमेंट्स बनाने चलते हैं, वैसे वैसे वो उस देश का, उस इलाके का अलग अलग तरीके से वो उसका नॉमेनक्लेचर करने लगते हैं, नामकरण करने लगते हैं। जब तक ये खैबर पास से होकर के आते हैं, सप्त सैंधव इलाके में रहते हैं, तब तक उसका नाम वो सप्त सैंधव ही था, यानी 7 नदियों के किनारे बसा हुआ इलाका। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचने लगते हैं। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं कि हरियाणा में पड़ता है, और ये पंजाब के आगे जब ये बढ़े होंगे, अफगानिस्तान से पंजाब तक तो शुरुआती दौर में ही इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स या बस्तियां बना ली थी। उसके बाद फिर ये आगे बढ़े होंगे, फिर ये पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के आसपास तक जब ये पहुंच जाते हैं तो एक बड़ा इलाका बन जाता है और उसको कहा जाता है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त, ये नाम याद रखे रहिएगा, ये सारे के सारे आर्यन सेटलमेंट्स के जो एरिया हैं उन्हीं को कहा जा रहा है। फिर कुरुक्षेत्र से ये फिर और आगे ये बढ़ना शुरू होते हैं, गंगा घाटी के मैदानों में आते हैं। और गंगा के मैदान, गंगा यमुना के दोआब के इलाके में जब पहुंचते हैं, यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरठ, सहारनपुर और उसके बाद होते हुए ये कानपुर, बनारस, इन जगहों तक जब इनका फैलाव हो जाता है, उस पूरे इलाके को तब बोला जाता है ब्रह्मर्षि देश। इन सब का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है।
हिमालय और विंध्य के माउंटेन पर्वतों के बीच का जब पूरा इलाका इनके अधिकार में आ जाता है, उसको फिर ये लोग मध्य देश कहते हैं। और जब ये नॉर्दर्न इंडिया में यानी थोड़ा ईस्टर्न भी चले जाइए, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों तक, जब इतने बड़े एरिया में विंध्य पर्वत को पार करके ये आगे नहीं गए हैं, क्योंकि उसके बाद आर्यों का जो एविडेंस होना चाहिए इनके जाने का वो नहीं मिलता। तो ये विंध्य पर्वत के इसी तरफ, लेकिन इधर ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट और नॉर्थ ये पूरा इनके इलाके में आ गया था। और इस पूरे क्षेत्र को फिर इन्होंने नाम दिया क्या? आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम दिया। तो आर्यावर्त में अगर कई बार ये पूछ भी लिया जाए कि कहाँ तक का पूरा एरिया था, तो पूरा नॉर्दर्न इलाका था, यानी जो पंजाब अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल बिहार तक, और विंध्य पर्वत से लेकर के और हिमालय पर्वत तक का पूरा क्षेत्र जो है वो इनके अधिकार में रहा होगा। और उस पूरे इलाके को क्या कहा गया? आर्यावर्त। ऋग्वेद में 3 नदियों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर इंडस नदी यानी सिंधु नदी का तो जगह जगह जिक्र मिलता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही पूरा ये फैले हुए थे। कई नदियों का जिक्र मिलता है, उनमें कुछ अफगानिस्तान की नदियां भी हैं, पाकिस्तान और भारत की नदियां तो ये सप्त सैंधव ही हैं। गंगा और यमुना नदियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन किसी गोमती नदी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन किसी दक्षिण भारतीय नदी का जिक्र उसमें नहीं मिलता है। यानी विंध्य पर्वत के उस पार जाने का साहस नहीं कर पाए आर्य, या यहीं तक ये फैले रहे, उसके बाद इन्होंने वहां इलाके में ये नहीं पहुंच पाए। तो सिंधु नदी का तो सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है, उसके बाद गंगा का जिक्र एक बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना होगा। और यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है पूरे ऋग्वेद में। पूरे ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार और यमुना नदी का 3। अच्छा, हम लोग जैसा भी आपसे हमने कहा कि इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का सोर्स, वो है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। ये मेन सोर्सेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन है। एक तो ये 4 वेदास हैं, और दूसरे हैं जो इन वेदों को आसान बनाने के लिए लिखी गई संहिता है। वेदों को समझने के लिए, जो कि वेद जिस संस्कृत में लिखे गए उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं या छांदस कहते हैं, उस संस्कृत को समझने के लिए बाद में संहिताएं लिखी गई। तो संहिता और वेद ये 2 मेन वैदिक लिटरेचर हैं। संहिता में आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं को 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अभी उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक लिटरेचर की चर्चा करते हैं। वैदिक लिटरेचर में सबसे ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराने साहित्य इनको कहा जाता है, द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर, क्योंकि मोस्ट एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी उसमें कोई लिटरेचर था ही नहीं। उसके बाद की जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन। और वैदिक सिविलाइजेशन में ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं, तो मोस्ट एंशियंट लिटरेचर कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को। ये सारे वेद उसके बाद लिखे गए। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं, श्लोक हैं, उनको ऋचा कहते हैं। हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, ऋचाएं हैं, और कई सारी ऋचाएं यहाँ पर हैं। पूरे के पूरे ऋग्वेद को जो 10 भागों में बांटा गया है, और इन भागों को कहा जाता है 10 मंडल, और कुल 1028 सूक्त हैं, यानी इतने श्लोक हैं। ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं। ऋचाओं के बारे में पूछा जाता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, और ऋग्वेद में टोटल कितनी सूक्त हैं, श्लोक हैं। तो 10 मंडल हैं और 1228 क्या है? सूक्तास हैं। ऋग्वेद में किसी, चूंकि वैदिक लिटरेचर में हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वैदिक लिटरेचर में नहीं जानते हैं, केवल थोड़ा बहुत स्टडी करके उसका अनुमान लगाया गया है। लेकिन एक हिस्टोरिकल इवेंट वहां पे मिलता है जिसको कहा जाता है दशराग्य युद्ध। पूरे ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का जिक्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है
ऋग्वेद में इसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और कहा ये जाता है कि ये दो, चूंकि ऋग्वैदिक पीरियड में, अभी जब हम उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे या उनका पॉलिटिकल लाइफ पढ़ने लगेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की, तो ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो तमाम जो ट्राइब्स थी, तमाम जनजातियां थी, वो एक अपने कबीलों में बटी हुई थी। उन्हीं में कुछ कबीले जो थे वो एक पुरु कबीला था, और उसी के नेतृत्व में कई राजाओं के संघ ने, कई कबीलों के संघ ने एक भरत नाम के एक कबीले से युद्ध किया। और इस भरत नाम के कबीले का राजा जो था वो सुदास था, और इस वाले कबीलों का जो पूरा एक 10 कबीलों का संघ था उसका नाम था पुरु। इनके बीच में रावी नदी के किनारे, रावी नदी को क्या बोलते थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, रावी नदी को क्या बोलते थे? परुष्णी नदी के किनारे एक लड़ाई हुई, एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बैटल ऑफ दशराज्य। दशराज्य का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरत जन की विजय होती है और पुरु जन की हार होती है। और कहा यह जाता है कि शायद यहीं से भरत जन की विजय के बाद ही इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि उसको आर्यावर्त भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, तो संभवतः ये इसी नाम से पड़ा हो। एकमात्र यही राजनीतिक घटना पूरे ऋग्वेद में हमको दिखाई पड़ती है, इस युद्ध का जिक्र, बाकी और कोई। दूसरा वेद है यजुर्वेद है। यजुष कहते हैं यज्ञ को। इस वेद में ये बताया गया है कि यज्ञ कैसे करना है, उनकी डायमेंशन कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए यज्ञ वेदिका की, और क्या कैसे वो बनना चाहिए, इस तरह की बातें, यानी यज्ञ के बारे में तमाम बातें कही गई हैं। और इनकी जो लंबाई चौड़ाई, और कई तरीके के यज्ञ होते थे, हर तरह के यज्ञ में जो यज्ञ वेदी बनती थी जिसमें यज्ञ होता था, हवन होता था, उसकी लंबाई चौड़ाई के अलग अलग पैरामीटर्स दिए। इसीलिए माना जाता है, ये कहा जाता है कि ज्योमेट्री का जो प्रिकर्सर है, ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई होगी किससे? यजुर्वेद से। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, यानी ये जो यज्ञ करते समय जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनका उच्चारण कैसे करना है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन करना है, किस लय और ताल में करना है, यानी म्यूजिकल फॉर्म में, रिदमिक वे में, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है किसमें? सामवेद में। तो इसको प्रिकर्सर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है, सामवेद को। ये सब चीज़ें आपको याद रखे रहनी चाहिए। फोर्थ है अथर्ववेद। अथर्ववेद को कहा जाता है, ये बहुत बाद में, लेटर वैदिक पीरियड के भी काफ़ी बाद में मिला है, और इसमें विचक्राफ्ट यानी जो तमाम जादू टोना इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं कि जो कह लीजिए कि इसमें उस समय के जो लोकल इम्पैक्ट रहा होगा, लोकल सोसाइटी का इम्पैक्ट रहा होगा, वो पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इन सब चीज़ों का जिक्र होने लगता है। और अथर्ववेद में एक राज्य का जिक्र मिलता है, कुरु, और ये कहा गया है उसमें कि परीक्षित वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ कुरु स्टेट। यानी कुरु राज्य का जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। और इसके ये कहा गया कि कुरु राज्य का जो अंतिम राजा था वो परीक्षित था, लास्ट एम्पायर। और आप जानते हैं कि कुरु और कौरव और पांडव, इनका जिक्र, ये कौन थे? ये थे जो महाभारत में जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके दो भाई थे, उनके दो बेटे, उनमें आपस में जो लड़ाई हुई, यानी कौरवों और पांडवों में, जिसकी वजह से महाभारत होता है। और इस वंश के अंतिम जो राजा थे वो भी कौन थे? परीक्षित ही थे। ऐसा लगता है कि शायद महाभारत की कथा इस समय लोगों को मालूम रही हो, और वहीं से इस कथा को लोग, एक परंपरा रही हो कहने की, सुनने की, गाने की, मंचन करने की, जो लगातार चली आई, और बाद में वो महाभारत नाम के ग्रंथ का लेखन होता है। Vedas give reliable information about the culture and civilization of the Vedic period, but do not reveal the political history. किसी तरह की राजनीतिक इतिहास के बारे में इन ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, जिसको छांदस कहा जाता है, जो बता चुका हूं मैं आपको। और आज की जो संस्कृत है उससे बहुत अलग है ये संस्कृत, उसका ग्रामर भी अलग है,
और इसीलिए उसको समझने के लिए बाद में संहिताओं का निर्माण करना पड़ा। संहिता हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो हिंदी के हो वो जान जाएंगे। तो लेटर वैदिक लिटरेचर में आती हैं। वैदिक लिटरेचर में तो आपने देखा कि चारों वेद आते हैं, और लेटर वैदिक लिटरेचर में आते हैं संहिता। संहिता में द ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो ये मेन सोर्सेज हैं इस टाइम पीरियड के इतिहास को जानने के, और दूसरे ये है कि इन टेक्स्ट से, ये जो लिटरेचर है, इनसे कई सवाल पूछे गए हैं। इसलिए आप बहुत कायदे से इनको आप पढ़िएगा और याद रखे रहिएगा। प्री और मेंस दोनों में भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे कि वैदिक रिचुअल्स को कैसे करना है, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, जो वैदिक कर्मकांड है उनको कैसे करना है, इसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। और हर एक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये पूछा जाता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद के अलग अलग कई ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के का एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है और इसका नाम है पंचविश। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपथ। अच्छे से आप याद रखे रहिएगा, कई बार मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है कि किस वेद के कौन सा, किस वेद, ये फला ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशितकी याद रख लीजिएगा, यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद से रिलेटेड है पंचविश, और अथर्ववेद से रिलेटेड है गोपथ ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण्स के बाद फिर लिखे गए आरण्यक और उपनिषद लिखे गए। आरण्यक और उपनिषद बेसिकली ये फिलोसफिकल लिटरेचर है। इनमें दर्शन के बारे में तमाम बातें कही गई हैं, भगवान क्या है, कौन है, क्या नहीं है, ये सब चीजें, ये सब सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब दिए गए हैं। आरण्यक और उपनिषद, इनको दोनों में लगभग एक ही थीम है। आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि ये जंगलों में बैठ करके लिखे गए, और उपनिषद इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके गुरुओं ने अपने शिष्यों को बैठा करके उसको लिखाया हुआ। एक ये भी बात हो सकती है कि इस जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, और अब जब उपनिषद लिखे जा रहे हैं तब ऋषियों मुनियों की जगह राजभवनों में भी हो गई, या फिर वो अपने आश्रम बनाने लग गए, और उन आश्रमों में ये अपने शिष्यों को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते थे, बताते थे, और उसी को फिर वो बाद में डिक्टेट होने लगा, लिखा जाने लगा। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, और वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको माना जाता है कि ये वेदों की अंतिम अवस्था थी। यानी उपनिषदों के बाद फिर वैदिक ग्रंथों का जो एक समय था वो समाप्त हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में फिर अंतिम जो है वो वेदांत है। वेदांत तो कहे गए उपनिषद को, और वैदिक ग्रंथों को बाद में समझने के लिए, चूंकि जिस भाषा में, जिस शैली में वो लिखे गए वो बड़ी मुश्किल हो गई, और धीरे धीरे वो जब तक श्रवण परंपरा से चलती रही, एक दूसरे से सुन करके लोग जानते रहे, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर लोग उसको भूलने लगे। तो वैदिक ग्रंथों को या वैदिक लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा गया है उसको लोग भूलने ना पाए, उसको याद रखें, उसके लिए वेदांग लिखे गए। वेदांग बेसिकली वो चीज़ थे कि एक फॉर्मुलाइज कर दिया गया, वेदों को समझने का एक तरीका बना दिया गया कि लोग आसानी से उसको समझ सकें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जितने टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में आपको कितनी आसानी हो, इसके हिसाब से कई मॉड्यूल्स बनाए गए। तो ठीक उसी तरीके से वेदों को समझने में कितनी आसानी हो जाए, उसके लिए वेदांगों का निर्माण किया गया, वेदांग लिखे गए। वेदांगों में सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। 6 तरीके के वेदांग हैं, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छांद और ज्योतिष। शिक्षा कहते थे कि फोरेटिक्स यानी वैदिक शब्द जो है उनका कैसे बेहतर उच्चारण आप करेंगे, उसके लिए ये लिखे गए। कल्प कहते थे रिचुअल्स यानी वैदिक कर्मकांड, यज्ञ वगैरह कैसे कराया जाएगा, इन चीज़ों के लिखे गए। व्याकरण ग्रामर को कहते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, वाक्य कैसे बनेगा, क्या होगा, जो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है।
निरुक्त कहते थे एटिमोलॉजी को, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी जिसको हम लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, भाषा विज्ञान भी कहते हैं, कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। हमने वेद शब्द कह दिया, तो वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है। जैसे वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, विद का मतलब है जानना, तो यानी इस चीज को कहा जाता था एटिमोलॉजी, यानी कोई शब्द है तो उसकी ओरिजिन कैसे हो रही है, जानना, यानी जानने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया उन्हें वेद कहते हैं, जिनसे कुछ ज्ञान की चीजें मिल रही हैं। छंद कहा गया कि रिदमिक वे में कैसे शब्दों को अरेंज किया जाए। छंद जैसे कविताएं लिखी जाती हैं, श्लोक लिखे जाते हैं, तो उनमें एक रिदम रहता है ना, एक लय रहता है, ताल रहता है कि इसके बाद इस तरीके से आ रहा है तो उसको गाया जा सकता है, गायन किया जा सकता है उसका, उसको कहते थे छंद। और ज्योतिष कहते थे एस्ट्रोनॉमी को। तो ये 6 वेदांग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांग कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं, कौन से वेदांग का क्या मतलब है, यहाँ से ये 3 चीजें, 3 तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। These are the main sources for the history of 2000 BC to 500 BC। यहाँ तक के इतिहास को जानने के ये सबसे बड़े स्रोत हैं। अब हम लोग आते हैं कि वैदिक टाइम पर, वैदिक पीरियड में जो तमाम चीज़ें थीं, जब किस तरीके से वहाँ के लोगों का रहन सहन था, कोई पॉलिटिकल सिस्टम था या नहीं था, या फिर ऐसे कबीले की तरह आए, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, इस तरीके से खानाबदोश एक लाइफ उनकी रही, कैसी सोसाइटी थी, इकोनॉमी कैसी थी, क्या वो करते थे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिविलाइजेशन, सभ्यता। सिविलाइजेशन इसी को कहते हैं कि रहन सहन उसका जो हम पढ़ते हैं, या कल्चर कहते हैं उसको। इसकी कल्चर, सभ्यता और संस्कृति को हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। ये शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। आप इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही होगी तो जब हमारी लाइव क्लास होगी उसमें आप बड़े आराम से हमसे चैट बॉक्स में आकर के, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जब आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो एक तो लाइव चैट में हमसे पूछ सकते हैं, दूसरे यहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में जब आप देख रहे होंगे। तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो टेलीग्राम आईडी है जिससे आप मेरे जुड़े हैं उसको आप फॉलो करिए, वहाँ भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे, या जो आपकी ये डाउट्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका ये था कि कबीलों में बटे हुए थे, ट्राइब्स में बटे हुए थे, और इन कबीलों को कहा जाता था जन। हिंदी में इसको जन कहते थे, जन। 5 कबीलों का जिक्र मिलता है मुख्य रूप से ऋग्वेद में। एक तो पुरु, जिसका अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, भरत वंश से उसकी लड़ाई हुई थी। यदु, जनु, तुर्वशु और द्रह्यु, ये 5 मुख्य कबीले थे। बाकी और कबीले करीब 10-12 कबीले उस समय हुआ करते थे ऋग्वेद में। और दशराग युद्ध जब हुआ तो इसी तरीके के 10 कबीलों के राजाओं का एक संघ पुरु के कबीले के नेतृत्व में लड़ता है, किससे, भरत कबीले से। और इस भरत कबीले के नेता थे सुदास। रावी नदी के तट पर इनकी लड़ाई होती है और सुदास की विजय होती है, फिर भरत कबीला जीत जाता है। ऋग्वेद में जो आर्य थे उनकी दास और दस्युओं से भी लड़ाई के तमाम जिक्र आता है। कई बार ये हुआ है कि इनका इससे स्ट्रगल हुआ होगा। माना यह जाता है कि ये दास और दस्यु इनको ही कहते थे जो उस समय यहाँ के लोकल लोग रहे होंगे। लोकल लोग कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय अपने पूरे शबाब पर थी। एक तो वहाँ के लोग रहे होंगे, या फिर कुछ उस तरह की जो रूरल सेटलमेंट्स थी, ग्रामीण बस्तियां थी, वहाँ के कुछ लोग रहे होंगे। उन्हीं को ये लोग दास और दस्यु कहा करते थे। खुद को आर्य कहते थे और इन लोगों को अनार्य कहते थे, या दास या दस्यु, इस टाइप के जो थोड़े से इंफीरियर टाइप के वर्ड्स थे इनके लिए यूज करते थे। ये जो जन होते थे, जन से ही ये राजन वर्ड बना है, यानी जो जनों के राजा होते थे या जनों के जो सरदार होते थे उनको राजन कहा जाता। और माना जाता था कि ये इनके एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा होगा,
जिसका जो प्रमुख था, हेड ऑफ दिस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही वुड बी नोन एज राजन। राजन की मदद के लिए कुछ एक लोगों की टीम होती थी, जिसमें पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामणी होते थे। ये लोग राज्य को चलाने में इस राजन की सहायता करते थे। पुरोहित यानी जो धर्मगुरु रहता होगा उसको कहते थे। सेनानी जो लड़ाई करते थे, सैनिक होते थे, उनको कहते थे। ग्रामीणी होते थे जो राजस्व वसूल करने वाले लोग रहते होंगे, शायद उनको कहा जाता। एक बड़ा दिलचस्प शब्द आता है ऋग्वेद में, इसको कहते हैं स्पश। हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, और ये स्पश जो था वो गुप्तचरों को कहा जाता था, डिटेक्टिव्स को कहा जाता था, जो एक तरह के इंटेलिजेंस पर्सनेल हुआ करते थे, लोगों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे, गुप्तचर हुआ करते थे। याद रखे रहिएगा, कई बार आया हुआ एग्जाम में और ये पूछा जा सकता है, स्पश कौन होते थे। स्पश कौन होते थे ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक पीरियड में? ये गुप्तचर होते थे। तो जना वाज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग्वैदिक टर्म्स, और ये माना जाता था कि जो लोवेस्ट सोशल यूनिट होती थी वो होती थी कुल, यानी फैमिली। ग्राम, कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विशु बनता था, विशु से जन बनता था, और जन का राजा होता था राजन। बाद में इसी जन से फिर जनपद बनने लगा ऋग्वैदिक पीरियड के बाद में। यहां नहीं, बात समझ में आ रही है आपको? जो सबसे छोटी यूनिट थी, कहने का मतलब कि जो कबीलों में तो ये बटे हुए थे, कबीलों में भी जो सबसे कबीले, तो कई कबीले के होंगे, लेकिन जब वहां पे एक सोशल सोसाइटी का डेवलपमेंट जब हो रहा होगा, तो सोशल वहां पे अपीयरेंस होगी। तो एक छोटी इकाई जो सबसे समाज की होती थी वो क्या थी? कुल या परिवार उसको कहते थे। कुल के बाद यानी परिवार के लोग मिलकर के क्या बनाते रहे होंगे? ये लोग फिर एक गांव का निर्माण करते होंगे। आज भी होता है, तमाम परिवार मिलकर के क्या बनाते हैं? एक गांव बनाते हैं, और गांव के बाद फिर क्या बनता है? गांव के बाद बनेगा फिर एक विशु बनता था, यानी थोड़े बड़े गांव बनते थे, या हो सकता है कि शहर जैसी स्ट्रक्चर भी बनती हो। और इस विशु के बाद फिर जो दूसरी इकाई होती थी, ये जन होती थी, और ये जन इकाई जो थी, इट वाज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द ऋग्वैदिक टाइम। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इन्हीं जन से क्या बनते रहे होंगे? फिर राजन बनते होंगे, और बाद में इन्हीं जन से जनपदों का निर्माण होता है, फिर महाजनपद बनते हैं, और फिर महाजनपद से फिर राज्य बनना शुरू होते हैं। वो जब हम वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। जो ट्राइबल थे ये, यानी जो छोटे छोटे कबीले थे आर्यों के, इन कबीलों की आपस में कुछ सभाएं होती थी, कुछ समितियां होती थी, बैठकें होती थी। तो सभा और समिति नाम की दो असेंबलीज का जिक्र मिलता है, दो बैठकों का जिक्र मिलता है। सभा एक्चुअली कहते थे, जो एलीट क्लास के लोग बैठ करके मीटिंग वगैरह करते थे उसको सभा कहते थे, और ऐसी सभा या ऐसी असेंबली जिसमें आम लोगों की का पार्टिसिपेशन होता था उसको समिति कहते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभा और समिति दोनों। तो सभा एलीट क्लास के लोगों की असेंबली होती थी, और समिति जो थी वो कॉमन लोगों की असेंबली हुआ करती थी। बहुत अच्छे से आप इसको याद रखे रहिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं आपको ये फिर दिखा देता हूं कि इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। एक शॉर्ट रिवीजन बड़ी जल्दी से आप कर लीजिए। एक तो वैदिक सिविलाइजेशन हम कहते किसको है? वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं कि जो आर्यों का की सभ्यता जो थी उसको कहते हैं। माना यह जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद ये वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी। वैदिक सिविलाइजेशन में एक है अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड उसको कहते हैं। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है।
और ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस की जब चर्चा होती है तो जो सबसे पुख्ता जो ओपिनियन है वो ये है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए होंगे, और इस बात का प्रतिपादन सबसे पहले मैक्स मूलर ने किया था। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किताब किसने लिखी है? ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, और इन्होंने बताया कि इनकी ओरिजिन जो है वो आर्कटिक रीजन से हुई होगी। तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, और यूरोप और जर्मनी से भी कई सारे विद्वान हैं, जाइल्स हैं और ये पेंका हैं, ये लोग कहते हैं। ऋग्वेद में सप्त सैंधो प्रदेश का जिक्र होता है। ये सप्त सैंधो प्रदेश वो है जो लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स को कहा जाता है। सेवन रिवर्स ये हैं जो आप देख रहे हैं। इन सारी नदियों के आज के नाम और ऋग्वैदिक नाम ये दोनों आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य का मतलब होता है नोबल, श्रेष्ठ, उत्तम, बहुत अच्छा। संस्कृत बोलते थे लोग। माना यह जाता है कि खैबर पास जो है अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर, या पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत को जो मिलाने वाला है, उस सीमा, उस पास को दर्रा किसको कहते हैं? पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है, थोड़े गैप वाला एरिया होता है जहां से आप पहाड़ों को क्रॉस करके आया जा सकता है, उन इलाकों को खैबर पास, उन इलाकों को पास कहा जाता है। हिंदी में उसको दर्रा कहते हैं। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो दर्रा पढ़ा होगा, तो दर्रा उसी को कहते हैं, पास कहते हैं, ठीक है, खैबर पास। और इस खैबर पास को ही, इसी के जरिए ये लोग आर्य आए होंगे। घोड़ों से, घोड़ा इनका प्रिय पशु था, उसी घोड़े से पर बैठ करके आए होंगे। शुरुआती जो सेटलमेंट्स हैं, इनकी बस्तियां हैं, वो अफगानिस्तान और पंजाब में इन्होंने बसाई, जिनको बाद में फिर कुरुक्षेत्र तक फैल गए। तो ये ब्रह्मावर्त हो गया, फिर ब्रह्मदेश हो गया, ब्राह्मर्षि देश हो गया, फिर मध्य देश हो गया, और बाद में ये आर्यावर्त बन गया। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखे रहिएगा कि कब कैसे ये चेंज हो रहा है। और बाद में ये कहाँ तक फैल गए? पूरा जो गैंगेटिक रीजन है, गंगा यमुना का दुआब, और दक्षिण और उत्तर भारत को बांटने वाली जो विंध्य पर्वतमाला है, वहां तक इनका फैलाव हो गया। उस पूरे इलाके को ये लोग आर्यावर्त कहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा का नदी का जिक्र एक बार आया है, और यमुना नदी का जिक्र कितने बार आया है? यहाँ पे 2 बार आया है। वैदिक लिटरेचर में ही सारा सोर्स पूरा मौजूद है वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का। वेद और संहिता है। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता 3 है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया। हर ब्राह्मण से रिलेटेड, हर एक वेद से रिलेटेड कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनको आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आरण्यक और उपनिषद में बेसिकली जो फिलोसफिकल बातें होती हैं वो कही गई हैं। आरण्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंगलों में बैठ करके लिखे गए। अरण्य का मतलब हिंदी में होता है जंगल, संस्कृत में। तो आरण्यक का मतलब जो ग्रंथ जो है वो जंगल में बैठ करके लिखा गया हो। उपनिषद इसलिए कहा गया कि उपनिषद, पास में बैठ करके। हो सकता है कि उस समय जो गुरु लोग रहे हों, आश्रमों में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया हो, समझाया हो, उनके शिष्यों ने वही सारी बातें डिक्टेट या कराया हो, उसको लिख लिया हो। उपनिषदों को ही वेदांत भी कहते हैं। वेदों को समझने के लिए बाद में उनको फॉर्मुलाइज किया गया, और उन्हीं फॉर्मूले को कहा जाता है वेदांग। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे जो ऋग्वैदिक पीरियड में। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको कहा जाता था कुल या फैमिली कहते थे। कई सारे परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे या गांव बनाते थे। कई सारे गांव मिलकर के विश्व बनाते थे, और विश्व से फिर जन बनते थे। जन का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था राजन या राजा, किंग। ये सारी चीजें हैं। ट्राइबल असेंबलीज का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, सभा और समितियों का। सभा कहते थे जो एलीट क्लास के लोगों की सभा होती थी या उनकी असेंबली होती थी। समिति कहते थे
कॉमन पीपल की। यहाँ आप एनालिसिस का भी एक पार्ट देखिए कि सभा और समितियों के मिलने का मतलब ये होता था कि सभा में जो एलीट क्लास के लोग अगर राजा के साथ बैठते रहे होंगे तो ये चर्चा करते होंगे कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या काम किया जा सकता है। समितियों में बैठ कर के लोग हो सकता है इस बात की चर्चा करते हों कि उनकी सरकार, जो भी उनका राजा है, वो उनके लिहाज से ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी इन दो चीज़ों के मिलने का मतलब ये है कि कोई न कोई डेमोक्रेटिक टाइप का सिस्टम वहाँ पर मौजूद रहा होगा, बावजूद इसके कि वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे एक तरह की मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी राजशाही थी। इस तरीके की राजशाही का कोई वो नहीं मिलता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो कैटेगरिकली ये चीज़ें बट रही हैं, कुल ग्राम विशु जन, और तब राजा बन रहा है। हालांकि राजा के बारे में यही अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो हेरेडिटरी पोस्ट होती थी, जो राजा बनता था वही कुल का प्रमुख वही बनता था, एक ही व्यक्ति बनता था, जिसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी में कि उसको कुलब कहते थे। कुल का जो प्रमुख होता था, यानी फैमिली का जो प्रमुख होता था, ग्रामीण ग्राम का प्रमुख होता था, ग्रामणी कहते थे। इस तरीके से हम लोग उसको अभी इकोनॉमी और जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से उनका सोशल, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। और उनका दूसरे ये भी था कि किस तरीके से रहन सहन भी था। सोसाइटी तो थी, और उनका अपना पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे, कैसे करते थे, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार कैसे था, कैसे ये चीज़ें तय हुआ करती थी। इन सब पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको हम एक बार फिर से इस बात को बता दें कि ये जो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो सोशल मीडिया आपके जो अकाउंट्स हैं उन पर इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपके दोस्त, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अगली क्लास में भी ज़रूर जुड़िएगा, और उसमें हम लोग इस ऋग वैदिक पीरियड को ही आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड की भी चर्चा करेंगे। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें अन अकेडमी का, SM123 इस रेफरल कोड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।